हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत स्थिति और विस्तार से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास 10th का ज्योग्राफी से सभी अध्याय का महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने बिहार SCERT बुक से सभी अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ एक ही वीडियो में बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही क्लास 9th का भी एक ही वीडियो में बनाकर आपको हम दे देंगे। ठीक है, इसमें हम जो भी कंटेंट ले रहे हैं सिर्फ NCERT बुक से ले रहे हैं। आपको हम जो कंटेंट दे रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं उतना मन से पढ़ लेना है। गारंटी है कि अगर NCERT बुक से पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ से बनाए जा रहे हैं। खास करके BPSC एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह कहाँ से आ रहे हैं और हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। हम इस वीडियो में डिटेल्स पूरे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए जब आप NCERT बुक खोलेंगे तो बुक में कुछ इस तरीके से बॉक्सेस में कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बस इसमें जो भी जितने भी अध्याय हैं और जिस सभी अध्याय में से इस तरीके जो भी कंटेंट दिए हुए हैं बस उसको आपको मन से पढ़ करके जानी है आपको। ठीक है, अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अवेलेबल करवा दे रहे हैं। और साथ ही साथ इससे जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी हमने 40 प्रश्नों में संकलन किया है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उस बुक को ज़रूर पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। अभी हम दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जैसे देखिए सवाल कहाँ से बनाया जा सकता है। ऐसे लिखा है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, फिर देखिए लिखा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, ये जो लास्ट में अभ्यास में जो प्रश्न होता है ना वो नहीं है, ये जो अध्याय के बीच में जो दिया होता है ना बॉक्सेस में वो वाली सवाल है ये। और सवाल यहीं से आते हैं जो बच्चे करके नहीं जाते हैं। इनको लगता है कि यार ये कुछ दे दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल यहीं से आ रहा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों का 4 वर्गों में विभाजित कीजिए और उसमें बताइए कौन कौन से राज्यों से सीमा उसको लगता है। ठीक है, इसको देखिए सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन? एक प्रांत और एक रियासत। सवाल पूछ लिया जाएगा कि 1947 से पूर्व कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे, तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो प्रांत और रियासत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। यहाँ से सवाल न जाने कितने बार हम देखें कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि किस वर्ष इंदिरा बिंदु जो है वो समुद्र में जलमग्न हो गया था सुनामी के कारण, तो ये 2004 होगा। इसको देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक आम्योत्तर क्यों माना गया है। सवाल है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक आम्योत्तर क्यों माना गया, क्या कारण है, रीजन क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और वहाँ से एक सही आपको जवाब ढूंढने होंगे। तो आपको ये तो सवाल का आंसर पता होना चाहिए ना कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक रेखा की आम्योत्तर क्यों माना गया है। 83, 84 या 76, 75 क्यों नहीं माना गया। ठीक है, ये सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। साथ ही देखिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, क्या कारण है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है। ठीक है, ये सब सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। वैसे टेंशन मत लीजिए, सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे देखिए जैसे ये सवाल है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर से कम हो गई। ठीक है, तो ये भी सवाल कितनी बार पूछा गया है कि जब स्वेज नहर खुला था तो खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई। ठीक है, या फिर स्वेज नहर को कब खोला गया था, तो 1869 में खोला गया था। तीन सब सवालों को आपको पढ़ के जानी है सारे अध्याय से। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। सवाल का जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है भारत की प्रमुख, थोड़ा सा
भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? सवाल है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? ठीक है, सवाल मतलब ये है, जैसे अगर ये भारत के बारे में बात करें, ठीक है, ये मेरा इंडिया है, ये मेरा प्यारा भारत है। पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका उत्तरी अक्षांश से कहाँ से शुरू होती है, अर्थात यहाँ का आपका अक्षांश रेखा का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि शुरुआत कहाँ से होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ से ये वाला कौन सा रेखा है, यहाँ से देखेंगे ये भूमध्य रेखा है, तो ये पूछ रहा है यहाँ से कितने डिग्री से शुरुआत हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सवाल है आपका, पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है, शुरुआत होती है? 4 डिग्री 4 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 12 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन? एक तो पूछा जाएगा यहाँ पे कि कहाँ शुरुआत हो रहा है, ठीक है, और सबसे उत्तरी अक्षांश पूछ लिया जाएगा, ये वाला बिंदु यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ये वाला पूर्वी देशांतर, और सबसे एक पूर्वी देशांतर ये वाला। तो ये चारों का मान आपको पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रखा जाएगा। एक इसका ट्रिक है, कई बार हमने बताया है, आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहला है 8 डिग्री, ठीक है, 8 मान के चलना है, फिर 7 और फिर 8 और फिर 7, कुछ इस तरीके से आपको लिख लेनी है। ठीक है, ध्यान रहेगा, 8 7 लिखना है आपको। देन फिर क्या करना है, 8 का आधा करना है यहाँ पे 4, और 7 से यहाँ पर आपको यहाँ पे याद रखना है, लिखना है 25। ठीक है, फिर 7 से 1 कम यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 8 से 1 कम यहाँ पे 7 लिखेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे आप 3 6 9। ठीक है, और बीच में आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एक ऊपर बॉक्स बना दीजिए, ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश का, और नीचे हो गया आपका ये देशांतर रेखा वाला। ठीक है, ये आपका अक्षांश के बारे में बात करेगा, और ये देशांतर के बारे में बात होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। राइट, अब देखिए क्या पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? तो आरंभ कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है, शुरुआत होगा 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग ऑप्शन। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से, ये इतना डिग्री से ये देखेंगे उत्तरी अक्षांश से शुरू आरंभ होती है, और एंड हो जाए जाकर के 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, तो सबसे उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो ये वाला आंसर होगा, और जबकि शुरुआत होगा तो ये वाला से होगा। ठीक है, इसी तरीके से देशांतर के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ से शुरुआत होगा और यहाँ से एंड हो जाएगा, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होगा, और 97 डिग्री 25 मिनट पे खत्म होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इस मानचित्र को देखिए और सबको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो ऊपर का है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये वाला सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, जबकि शुरुआत जो हो रहा है आपका ये 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, इसी तरीके से देशांतर के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत हो रहा है, और सबसे देखेंगे जो पूर्वी देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको डेटा। ठीक है, याद रखने का तरीका फिर से हम यहाँ समझा दे रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, 8, फिर लिखना है 7, और फिर लिखना है 8, और फिर लिखना है 7। ठीक, यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे लिखना है 1 कम 6, 1 कम, यहाँ एक कम करेंगे तो 7, और यहाँ लिखना है सिर्फ 25। बस ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर 3, यहाँ 6, और यहाँ पे 9, बीच में लाइन खींच दीजिए। ऊपर का हो जाएगा अक्षांश रेखा वाला विस्तार, और नीचे हो जाएगा देशांतरीय विस्तार वाला। ठीक है, बस यहाँ लगा दीजिए मिनट और डिग्री, और यहाँ पे मिनट, ये डिग्री ये मिनट, ये डिग्री ये मिनट, ये डिग्री और ये मिनट। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आपको याद हो जाएगा 4 का 4। बात समझ में आया? बाकी यहाँ पे ध्यान और रख लीजिएगा, जब मैप पर हम लोग आए हैं तो सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है, और अगर स्थलीय बिंदु का सबसे दक्षिणी छोर बोला जाए तो ये कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन हो जाएगा, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाएगा तो बताइएगा उसको इंदिरा पॉइंट या तो पिगमोलियन पॉइंट। ठीक है, बात करें सबसे पूर्वी बिंदु तो ये किविथू है। ठीक है, और जो सबसे पश्चिमी बिंदु बात करें तो ये हो जाएगा गुहार माता, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु ध्यान रखिएगा किविथू, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार माता, जबकि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए स्थलीय सीमा पर पूछा जाए तो कन्याकुमारी, जिसे हम लोग कैप कैमोरिन भी कहते हैं, और इंदिरा बिंदु या फिर पिगमोलियन पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे सही आंसर ग ऑप्शन है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल है यहाँ पे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। हम सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये कितने डिग्री पर है, ये है 27 डिग्री पर, ठीक है, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट पर। तो कह सकते हैं का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे भारत है, तो ये भारत को देखेंगे यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप, ये वाला रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये वाली रेखा देखेंगे, ये रेखा जो देख रहे होंगे आप, ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो देखेंगे ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो कर्क रेखा ये, और हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, 27.5 डिग्री पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, यहाँ 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर, और ये है 27 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, का ऑप्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। हम लोग सभी जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ ऑप्शन, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। सवाल है, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है। बिहार में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। वजह क्या है, कारण क्यों है, अरुणाचल प्रदेश में क्यों होता है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं होता, सवाल ये भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में देखेंगे कि मेरा भारत नहीं, मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है, घूमता है इस तरीके से, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। और जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है तो देखेंगे कि सबसे पहले जो पूरब में है कौन सा राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसीलिए सबसे सूरज पहले वही निकलती है। अब ज़रा सोचिए कि अगर हमारा पृथ्वी पूरब से पश्चिम ना घूम करके पूरब से पश्चिम घूमती तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता, तो सबसे पहले होता गुजरात में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर यदि हमारा पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमता, उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देता या घूम रहा होता, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता, गुजरात में होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैप पर समझाने का हम प्रयास करें। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से इस जगह एरिया पर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखेगा आपको, तो सूरज कहाँ से निकल रहा है, इधर से निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये रोटेट ऐसा कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये जब घूमेगा ऐसा तो सबसे पहले सूरज की कहाँ पे पड़ेगा, जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ज़रा सोचिए कि अब ऐसा ना घूम करके ये पृथ्वी ऐसा घूमता, इधर से घूमता, तो इधर से घूमता तो पहले गुजरात ना आगे आता सामने, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आता सूर्य के सामने। इसका मतलब है अगर पृथ्वी उल्टा दिशा में घूम रही होती तो गुजरात में सबसे पहले सूर्योदय होता, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको अगला वीडियो में सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, अगर सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, तब की स्थिति जब ये पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, ठीक है, पूरब से पश्चिम घूम रहा होता तो गुजरात में पहले सूर्योदय होता, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दिया जाए आपसे कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले सूर्यास्त होता है, क्या बताएंगे आप, तो भी इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश ही होगा, क्योंकि जब पहले का सूर्योदय हो जहाँ पे हो रहा है तो सूर्यास्त तो वहीं होगा ना पहले, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैकमोहन लाइन क्या है। सवाल है, मैकमोहन लाइन क्या है। भारत की मानक अम्योदय रेखा है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है, या फिर निकोबार द्वीप समूह से गुजरने वाली देशांतर रेखा है। या यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये, ठीक है। बात करें भारत के मानक अम्योदय रेखा, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के मानक अम्योदय रेखा 82.5 डिग्री है, जबकि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो कि 27 डिग्री पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे ख ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत का कौन पड़ोसी सबसे दक्षिण में स्थित है? सवाल है, भारत का कौन पड़ोसी सबसे दक्षिण में स्थित है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से देखें तो बांग्लादेश पूरब में है, ये तो होगा नहीं। भूटान देखेंगे तो ये उत्तर में है, तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन है मेरे पास, मालदीव और श्रीलंका। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मालदीव। ध्यान रखिएगा, मालदीव भारत का सबसे दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आसान सा सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है आपसे कि बताना है आपको कि कौन सा सातवां स्थान है। सॉरी, हम तो आंसर ही बता दे रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने बता ही दिया आंसर, सातवां स्थान है। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि इसके अलावा कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले स्थान पर है रूस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूस है। दूसरे स्थान पर है कनाडा। तीसरे स्थान पर है अमेरिका। चौथा स्थान पर है आपका चीन। ठीक है, पाँचवें नंबर पर है आपका ब्राज़ील। ठीक है, छठे नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर है आपका अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि रूस, कनाडा, अमेरिका सभी भारत से बड़े हैं, तो हो जाएगा इसका सही आंसर इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? सवाल है, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य, 27 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, भारत में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर को अलग नहीं किया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले 7 था। ठीक है, तो जब उन लोग को अलग किया गया और बनाया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो हो गया 9। उसके बाद फिर वापस देखेंगे कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक मिला दिया गया, तो वापस हो गया फिर 8। ठीक है, तो 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बताइए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? बताइए जल्दी से, क्या होगा? ट्रिक हमने बता रखा है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पे देखेंगे, फिर से लिख देते हैं हम। यहाँ पे 8 लिखना है आपको, फिर 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? 4, यहाँ पे 1 कम, यहाँ भी 1 कम, और यहाँ पे 25, और यहाँ शुरू करना है 3, 6, 9, बस एक लाइन खींच देना है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है? सबसे पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी देशांतर मतलब बात करें ये भारत, तो इधर वाला एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 68 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क। ठीक है, उत्तरी दक्षिण कुछ होगा नहीं, जो भी होगा पूर्वी ही होगा। ठीक है, तो 97.25 पूर्वी देशांतर होगा सही आंसर का ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? पुडुचेरी, दमन एवं दीव, या फिर अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अरब सागर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव। ठीक है, ग ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो चुका है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दमन एवं दीव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फिर से सवाल है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश अब कौन पूछा है? वो पूछ रहा है आपसे, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा होगा? ठीक है, अब तो याद हो ही गया होगा, कौन सा होगा? का नंबर 37.6 या फिर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बस वो ट्रिक याद कीजिएगा, तुरंत फट से इसको लिखिए और सॉल्व कीजिए। और अगर यदि याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवीनतम वलित पर्वत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि नवीनतम ना दे करके यदि वलित पर्वत है तो वही आंसर होगा, लेकिन नवीनतम लिख दिया है तो फिर वो ख ऑप्शन वाला जो होगा, यानी कि नवीनतम वलित पर्वत, वही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सवाल है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने कम हो गई? 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर, या फिर 700 किलोमीटर?
सही आंसर होगा यहाँ पे 7,000 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, चलिए मैप पर समझाते हैं कि क्या क्या था। जब मैप पर देखेंगे तो यहाँ से यूरोप जाने के लिए या इंग्लैंड जाने के लिए, ठीक है, इस एरिया में जाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होता था हम लोगों को कि यहाँ से इस रूट को लेना पड़ता था, ये समुद्री मार्ग को अपनाना पड़ता था और यहाँ हम लोग जाते थे, फिर इंग्लैंड जाना हो या यूरोप जाना हो। ठीक है, तो इधर से हो करके हम लोग को जाना पड़ता था यूरोप। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक है भूमध्य सागर और यहाँ पे है एक लाल सागर। ठीक है, ये दोनों सागर को जोड़ती है कि यहाँ पे एक नहर है स्वेज नहर। ठीक है, तो स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ कि भूमध्य सागर और रेड सागर को जोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले सागर को क्या बोलते हैं, नहर को क्या बोलते हैं, स्वेज नहर। ठीक है, तो स्वेज नहर के खुलने से फिर क्या हुआ कि ये रास्ता खुल गया। इस बात क्या हुआ कि अब यहाँ से ना जा करके हम लोग फिर इस रूट से आना जाना शुरू कर दिए, यहाँ से ये रूट अपना करके ये रूट से ऐसे पहुँच गए। तो देखिए कितना शॉर्ट पड़ गया हम लोगों के लिए। तो यहाँ से देखेंगे कि इसके तुलना में देखेंगे 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो वही सवाल वहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया क्या इसका रीज़न था कि 7,000 किलोमीटर कम हो गया, तो का ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। सवाल है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा पाक जल संधि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी मैकमोहन रेखा आप जानते हैं भारत और चीन के बीच में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि डूरन रेखा देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, रेखा बनाती है डूरन रेखा। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सवाल है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, अगर बात करें यहीं पे हम कि भारत की सबसे स्थलीय सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा, बताइए उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है। आसान सा सवाल है कि भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या दोनों में। दोनों में तो होगा नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब पर देखेंगे ये क्या करता है, विषुवत रेखा इक्वेटर दो भागों में बांटता है, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो हम लोग किधर हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%, 2.6% या 2.8%। यहाँ भी ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया, ध्यान दीजिएगा सही आंसर होगा 2.8%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर है, तो ये कथन सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो तटरेखा की जो सीमा की जो लंबाई है वो कितना है 7,516.6 किलोमीटर, तो लगभग में ठीक है 7,517 किलोमीटर। बात करें हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद ग नंबर दिया है कि भारत के दो अंतिम देशांतर के बीच जो दूरी होगा, ठीक है, यहाँ पे दूरी जो है वो 2,933 किलोमीटर है, अर्थात भारत के अंतिम दो देशांतर यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत करके 68 डिग्री से शुरुआत करके जो 97 है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है। अच्छा ये देशांतर बोल रहा है ना, हाँ तो ठीक है, तो ये कितना है 2,933 किलोमीटर है, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, घ ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सभी सही है। जो घ ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इसको हम देखते हैं मैप पर कि ये कहना क्या चाह रहा है। इस मानचित्र को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ देखेंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो इसके बीच जो दूरी है देखेंगे, जो डिस्टेंस है वो कितना है 2,933 किलोमीटर। और वही वहाँ पे सवाल पूछा गया था, यही पूछा जाता है आपसे कि दो अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितनी है, कितनी लंबाई है, तो ये वाला देखेंगे 37 डिग्री और यहाँ पे 8 डिग्री, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 3,214 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दो अक्षांशीय देखेंगे जो दूरी है वो कितना है, वो है 3,214 किलोमीटर,
अगर देशांतरी विस्तार के बारे में बात की जाए तो ये है 2933 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं कि जो सबसे जो लंबाई है, जो चौड़ा लंबा है आपका 3214 किलोमीटर, जबकि चौड़ा है कितना 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो यही सवाल वहाँ पे पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, सन 1947 से पूर्व भारत में किस प्रकार के राज्य थे? प्रांत, रियासत या दोनों? सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, प्रांत और रियासत दोनों प्रकार के पहले राज्य हुआ करते थे आज़ादी से पहले। चलिए आगे देखते हैं। भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग कितना किलोमीटर है? भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग कितना किलोमीटर है? सही आंसर है यहाँ पे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जबकि तट रेखा की सीमा कितना है? तट रेखा की सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर कुल देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि स्थलीय सीमा और साथ साथ में तट रेखा सीमा सब मिला दिया जाए तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है कब सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था? सही आंसर हो जाएगा 2004। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे 2004 में देखेंगे कि जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट है, अक्षांश तथा देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? सवाल है, अक्षांश तथा देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक है, कैसे समझिए, चलिए मैप पर समझाते हैं। इस मानचित्र को देखिए, जब यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि जो अक्षांशीय है, यहाँ से अक्षांश रेखा ये वाला शुरुआत हो रहा है, यानी ये शुरुआत हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इतना क्या है, ये इतना गैप है हमारे पास। तो देखेंगे 8 से शुरू हो रहा है, 37 पे खत्म हो रहा है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है? लगभग में 30 डिग्री देखेंगे आप। 37 में 60 घटाइए तो लगभग में आपका 29 यानी कि 30 लगभग मान सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये देशांतरीय विस्तार यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो 68 पे शुरू हो रहा है और 97 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 97 पे खत्म हो रहा है और शुरू कितना पे हुआ? 68 पे। घटाएंगे तो 9 8 17 यानी कि 29, यानी लगभग मान सकते हैं ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 30 डिग्री जो है वो डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, तो वही सवाल था यहाँ पे कि अक्षांश तथा देशांतर का विस्तार लगभग कितना है। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार कितना देखे हम लोगों ने, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा था, जिसके पीछे लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री में फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार। जबकि देखेंगे इधर से भी यहाँ से 68 शुरू हो रहा था 68 से खत्म हो रहा था 97 पे। तो देख रहे थे कि यहाँ भी जो फैला हुआ है देशांतरीय विस्तार में वो 30 डिग्री का था। तो लगभग हम लोग मान सकते हैं 30 यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो का ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत का मानक आम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत का मानक आम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? रांची से, मिर्ज़ापुर से, गांधीनगर से या फिर कोलकाता से? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है, जो कि यूपी राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे हम बात करें कि भारत का मानक आम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा कुल 5 राज्यों से गुजरता है। कितना? 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, उन 5 राज्यों का नाम लिख लीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, और एक है उड़ीसा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। यहीं से गुजरता है मानक आम्योत्तर रेखा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सही आरोही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सही आरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमने तो बता दिया था, ऊपर में लिस्ट हमने दिया है, तो वहाँ पर देखेंगे कि रूस मिल जाएगा, उसके बाद फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर है चीन। तो अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्थात ग ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूस होगा, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किस अक्षांश से हिंद महासागर की ओर बढ़ने पर संकरा होता गया है? ठीक है, किस अक्षांश से हिंद महासागर की ओर बढ़ने पर संकरा होता चला गया, यानी कि जो हमारा जो स्थलीय सीमा है ना वो कम होता चला गया है। ठीक है, जैसे बात करेगा कुछ इस तरीके से, तो
तो यहाँ से देखेंगे कि ये एरिया यहाँ से देखें पट्टी का चौड़ा जो है वो कम होता चला जा गया है ना, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल कम हो गया है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ है, किस अक्षांश रेखा से? तो ध्यान दीजिएगा, ये शुरुआत हुआ है 22 डिग्री से। कितना से? 22 डिग्री से। ठीक है, NCERT बुक में आप देख सकते हैं, दिया हुआ है क्लियर कि 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर बढ़ने पर संकरा होता चला गया है। ठीक है, सही आंसर होगा 22 डिग्री। नेक्स्ट है, स्कूल भवन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, स्कूल भवन एक पोर्टल है। ठीक है, क्या है? एक पोर्टल है जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? सवाल है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 राज्य। ठीक है, प्रधान आम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उन 8 राज्यों का नाम भी लिख लीजिए। पहला है गुजरात। ठीक है, और ये क्रम से हम बता रहे हैं। गुजरात के बाद होगा आपका राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा सा पट्टी छूटा हुआ निकलता है यहाँ से। फिर है मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर आएगा आपका छत्तीसगढ़। आगे है झारखंड। छठा नंबर पर आपका आएगा पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। चौथे नंबर पर है त्रिपुरा। और आखिरी जो राज्य है जहाँ से निकल जाता है बाहर, वो है मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों का नाम याद रखना है। ठीक है, शायद इसका कोई ट्रिक भी आप लोग बताते हैं, शायद मित्र पर गमछा झाड़। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितना हो जाएगा? 5 राज्य। ठीक है, हमने बता दिया 5 राज्य का नाम कौन कौन था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता है। उड़ीसा से क्या गुजरता है? मानक रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? अगर पहला ऑप्शन जो दिया है चीन, तो चीन में देखेंगे कि उत्तराखंड का सीमा लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नहीं लगता है, तो चीन के साथ नहीं जा सकते। नेपाल को देखते हैं, नेपाल की सीमा देखेंगे कि उत्तराखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है और सिक्किम से भी लगता है। इसका अर्थ, इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन यानी कि ख ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना चाहेंगे? सिंपल से सवाल पूछ रहा है कि कावर्ती की राजधानी किसकी राजधानी है ये? तो ये है लक्षद्वीप की राजधानी है, यानी कि ख ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? सिंपल सा है कि भारत के साथ कौन सा देश का सीमा नहीं लगता है। ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से देखेंगे, नेपाल का लगता है, बांग्लादेश का लगता है, भूटान का लगता है, लेकिन कजाकिस्तान का नहीं लगता है। ठीक है, इस जगह पर अगर अफगानिस्तान होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट है, वैसे हम बात करें कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? ठीक है, तो उसका लिस्ट ले लीजिए। जैसे एक पहला है पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे नंबर पर है चीन। एक अफ़गानिस्तान ले लीजिए। ठीक है, अफ़गानिस्तान। आगे है चीन के बाद ले लेते हैं, आपका हो जाएगा नेपाल, भूटान। ठीक है, इसके बाद फिर म्यांमार। थोड़ा सा रुकिएगा, म्यांमार। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे बांग्लादेश। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, इतने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगता है, लेकिन बात करें समुद्री सीमा के साथ तो म्यांमार और श्रीलंका का भी लगता है। तो 9 मान के चल सकते हैं जब समुद्री सीमा को आप इंक्लूड करेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हमने बताया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। इसी को पहले हम लोग क्या किस नाम से जानते थे? पिगमोलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। इंदिरा कॉल क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है। किबुथु क्या हो जाएगा? सबसे ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु, ठीक है। अब सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? गुहर माता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें स्थलीय सीमा का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कैप कैमोरीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होगा। बात करें हम आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का तटीय सीमा लगता है, यानी कि समुद्री सीमा लगता है किसके साथ? तो देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है, तो ये भी नहीं होगा। बात करें हम गुजरात के बारे में, तो गुजरात का सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी लगता है, और साथ साथ देखेंगे समुद्री तट के साथ भी लगता है, तो ये भी नहीं होगा। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है इस और दिए गए ऑप्शन में जो ना तो इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी के साथ लगता है, ना ही समुद्री तट सीमा को स्पर्श करता है, अर्थात यहाँ पे घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि जिसकी सीमा समुद्री तट के साथ लगता है, तो कौन कौन है? तो हम क्रम से बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहला है नंबर पर है गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक, फिर है केरल, नीचे पहुंचेंगे तमिलनाडु, इसके ऊपर जाएंगे फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसी के ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा, ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा सा पहुंचेंगे तो वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 राज्यों के सीमा देखेंगे कि समुद्री तट के साथ लगता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं, जैसे एक गुजरात, ध्यान दीजिएगा, एक गुजरात है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और साथ साथ में समुद्री तट सीमा भी लगती है, ठीक है। और इसी में से एक वेस्ट बंगाल देखेंगे कि इसका भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है और साथ साथ में समुद्री सीमा भी लगता है, ठीक है। तो 2 राज्यों का नाम इम्पोर्टेंट है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा लगती है, साथ साथ में समुद्री तट के साथ भी सीमा लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा पाकिस्तान से नहीं लगता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगता है? बात करें किसका किसका लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गुजरात का लगता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे कि पंजाब का लगता है, इससे पहले राजस्थान को लिख देते हैं, राजस्थान का लगता है, ठीक है। इसके बाद पंजाब, ठीक है। और पंजाब से ऊपर देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, और साथ ही फिर देखेंगे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। इन 5 राज्यों के साथ देखेंगे कि सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा नेपाल से नहीं लगता है? तो हम पहले देखते हैं कि नेपाल के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगता है। तो सबसे पहला है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, इसके बाद है आपका बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल
और उसके बाद फिर देखेंगे सिक्किम। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ सीमा लगता है नेपाल के साथ। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तराखंड भी ठीक है, बिहार भी ठीक है, मेघालय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। तो देख लेते हैं कौन कौन लगता है पहले म्यांमार के साथ सीमा। तो एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे नागालैंड, इसके बाद फिर देखेंगे मणिपुर। ठीक है, इसी के नीचे पहुंचेंगे तो मिजोरम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ देखेंगे कि सीमा लगता है। ठीक है, किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर भी ठीक है, मिजोरम भी ठीक है, असम नहीं होगा। ठीक है, यानी घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही। 3 वो राज्य कौन से हैं, सॉरी मतलब सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो 3 देश कौन कौन है, एक नेपाल है, एक भूटान है और एक चीन है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम के साथ 3 देशों का सीमा लगता है, उनमें से नेपाल, भूटान और तिब्बत है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से म्यांमार से लगती है, गलत है। किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है 3 ओर से सीमा, ना कि म्यांमार से। तो ये कथन गलत हो गया। ग में दिया है, मेघालय का सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम की सीमा चीन के साथ लगती हैं। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और सिक्किम की सीमा चीन के साथ लगती है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट दे देते हैं कि चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे लद्दाख एक है, एक हिमाचल प्रदेश है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर उत्तराखंड भी है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि सिक्किम है। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो भी है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कथन गलत है वो कौन सा है, ख है। ठीक है, यानी कि ख ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि दिल्ली किस अक्षांश पर स्थित है। दिल्ली किस अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं पहले कि दिल्ली है कहाँ। जब मैप पर आप देखेंगे, देखिए ये है आपका यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा, दिल्ली दिख रहा है ना, ये दिल्ली, ये वाला बिंदु दिल्ली है। अब हम देखिए 28 डिग्री ये वाला अक्षांश रेखा और ये है 30 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मतलब है कि 28 और 30 के बीच में होगा, जाहिर सी बात है। अगर इसको हम अगर 1-1 डिग्री पर बांटें तो ये 29 के आसपास हो जाएगा। और देखेंगे तो इससे भी नीचे है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 28 और 29 के बीच में जो होगा वो आंसर होगा। 29 से भी कम होगा और 28 से ज़्यादा होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, 28 से ज़्यादा और 29 से कम, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ गया। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि इस अध्याय से क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने बनाया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वो दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो 2 सवाल का आंसर क्या होगा। कहाँ के वो सवाल, हाँ ये सवाल था। ठीक है, कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत के मानक अमृतर क्यों माना गया है। ठीक है, एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चलिए यहीं पे हम लिख के समझा देते हैं। कहाँ चला गया ये, जब आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए मैप पर ही समझाने में आसान होगा हमें। कहाँ गया ये, इस मैप पर देखें, यहाँ पे देखेंगे जब ये कितना डिग्री है, 68 डिग्री है, और यहाँ पे कितना डिग्री है, ये वाला 97 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, लगभग 30 डिग्री का हमने बात किया था कि 30 डिग्री का है, यानी कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री है। राइट, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे जगह ढूंढना था जहाँ से हाफ हो सके, आधा हो सके, आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 30 का आधा कितना होता है, 15। अब देखेंगे कि 68 डिग्री में अगर ये 15 जोड़ते हैं तो कितना पाते हैं, 8 5 13, 6 7 और 1 8।
ठीक है। 83 यानी कि लगभग हम मान सकते हैं कि 82 डिग्री, क्योंकि उसमें से कुछ कम भी तो था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ऐसी जगह को ढूंढा जहाँ से क्या कर सके कि जो देशांतरी विस्तार है वो हाफ हाफ कर सके, 15 इधर और 15 इधर। ठीक है, यही कारण था कि 82.5 डिग्री को हमें मानक रेखा के रूप में लेना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आया। आप देखेंगे कि 82.5 में यानी कि 82 में 15 जोड़ेंगे तो 97 पर पहुँच जाएंगे, और अगर भी इस 82 डिग्री में अगर 15 घटाएंगे तो आप 68 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही था हुआ कि बराबर रखना था दोनों जगहों को, यानी कि ऐसा स्थान चुनना जहाँ से आगे बढ़ें तो भी इक्वल मिले आपको और पीछे जाए तो भी इक्वल मिले आपको। ठीक है, टाइम में थोड़ा डिफरेंस ना हो। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसे 82.5 डिग्री मानक रेखा मान लिया। ठीक है, बात समझ में आया। अब बात करें हम दूसरा प्रश्न का, जो कि दिया है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी और कश्मीर में अंतर इसलिए है क्योंकि कन्याकुमारी देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, जबकि कश्मीर देखेंगे कि अब यहाँ पे बहुत दूर है, इक्वेटर से बहुत दूर है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि दिन और रात की अवधि में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो कश्मीर भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है, इसीलिए कन्याकुमारी की तुलना में दिन और रात का अंतर अधिक हो जाता है। चूँकि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसीलिए दिन और रात में लगभग 1 घंटे का अंतर है। इसीलिए कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री पर स्थित है, जो दिन और रात में अंतर पैदा करता है। ठीक है, तो समझ में आया दोनों सवालों का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये था इस अध्याय से सारे टॉपिक, जो कि यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप इतना मन से कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग अध्याय जो 2 होगा उसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।